हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया और अब हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 का एक लेक्चर कंप्लीट किया। आज हमें वहीं से कंटिन्यू करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखा और हमने ये डिस्कशन किया था कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें 4 टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं। अब आज हम लोग और हमने पहले उसी दिन चैप्टर नंबर 2 के कंसंट्रेशन टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया था। आज हम लोग वही कंसंट्रेशन टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन टॉपिक में अब हमारे लिए आता है वो है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में आता है तो हम लोग उसको कर ही लेंगे डिटेल में। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। इक्विवेलेंट को हम लोग यहां पर मोल्स के बराबर ले लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये इक्विवेलेंट EQ डिवाइड बाय VL आएगा, यानी कि लीटर्स में। ठीक है बच्चों, लेकिन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको क्या बनेगा? इक्विवेलेंट मास अगर आपको दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? तो उसका फॉर्मूला बनता है, हम लोग उसको मोल्स लेते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जगह पर आएगा इक्विवेलेंट मास। तो फिर हम ये जो वैल्यू है EQ दैट इज इक्वल टू EQ, ये EQ की एज वाली जो वैल्यू हमने उसको यहां पर रखा, तो W अपॉन EM इंटू VL आएगा बच्चों। ठीक है, यस, लेकिन EM की वैल्यू क्या आएगी? तो EM इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर आएगा। n फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब क्या होगा वो हम सब आगे पढ़ेंगे। अलग अलग कंपाउंड के लिए n फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर EM इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर आएगा और यही फॉर्मूला को हम यहां पर रखते इधर, तो क्या बन जाएगा? W अपॉन M0 आएगा ये वाला, डिवाइड बाई n फैक्टर तो ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू VL आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर द नॉर्मलिटी। ये हमें किसका मिल जाएगा? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आप VL लगाते हो तो आपको याद रखना है उसको हम लोग लीटर्स में ही लगाते हैं बच्चों। हम लोग यहां पर वॉल्यूम को लीटर में लगाएंगे। अगर वो लीटर में नहीं है, आपने उसको ml में ले लिया है, तो आपको यहां पर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि भाई n फैक्टर क्या होता है। बाकी सारे टर्म्स तो आपको पता ही है कि बाकी सारे टर्म्स क्या है, लेकिन n फैक्टर के बारे में मैं बताता हूं। n फैक्टर के लिए हमें 4 चीजें याद रखनी है। कंपाउंड्स 4 प्रकार के रहते हैं बच्चों। पहला जो है कि कंपाउंड्स इन केस ऑफ एसिड, अगर आप लोग एसिड लेते हो तो उसका n फैक्टर हम क्या देखेंगे? आपको ये देखना है कि वो एसिड कितने H+ को दे रहा है और वही बन जाएगा n फैक्टर बच्चों। अगर वो 1 H+ को देगा तो उसका n फैक्टर बनेगा 1, अगर वो 2 H+ को देगा तो उसका n फैक्टर बनेगा 2 एंड सो ऑन। अब देखो जरा ध्यान से, HCl हमें यहां पर लिया हुआ है। जब ये HCl टूटेगा, व्हेन इट ब्रेक्स, क्या होगा? अब आपको पता होगा कि HCl जो है बच्चों वो यहां से टूटेगा, तो टूटकर क्या करेगा? वो एक H+ एंड एक Cl- बनाएगा। अब क्योंकि HCl ने सिर्फ एक ही H+ बनाया है तो उसका n फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। हम लोग सेकंड कंपाउंड देखते हैं दैट इज H2SO4। जब H2SO4 टूटेगा, यहां से वो टूटेगा तो क्या बनेगा? 2H+ प्लस SO4 माइनस बनेगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर कितने H+ बने हैं? तो वो 2 बने हैं, तो उसका n फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा। हम लोग थर्ड लेते हैं दैट इज CH3COOH। अब वो क्या होगा? यहां से उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, और ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस H+। यहां पर कितने H+ बने हैं? तो यहां पर सिर्फ एक ही H+ बना है, तो इसका n फैक्टर आएगा इक्वल टू 1। लेकिन जब हम बेस के लिए पढ़ाई करते हैं तब हमें H+ नहीं देखना, तब हमें OH- देखना है, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो याद ही होगा, 11th में हम लोग पढ़े हैं, इवन हम लोग ये चीजें 10th में भी पढ़े हैं कि जो भी कंपाउंड H+ को देता है वो होता है एसिड, और जो भी कंपाउंड OH- को देता है वो बन जाता है बेस। तो बेस तो OH- ही देगा, वो H+ नहीं देगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक ही बेस लेते हैं दैट इज NaOH। जब यहां से वो टूटेगा क्या करेगा? एक OH- बनाएगा, तो उसके लिए n फैक्टर क्या बन जाएगा? दैट विल बी 1। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, ये तीसरे कैटेगरी के कंपाउंड्स है। सॉल्ट्स के लिए क्या आएगा? द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं कैसे। लाइक आपके पास N2CO3 है, तो N2CO3 यहां से टूटेगा, क्या होगा?
नट्टू कोथरी क्या होगा, यहां से टूटेगा। अब ये जो नट्टू कोथरी यहां से टूटेगा, टूट के क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, मैं इधर लिखता हूं, दैट इज Na, 2Na प्लस मिलेगा प्लस CO3 माइनस बनेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज कितना बन रहा है, 2 इंटू प्लस 1, तो पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 बन रहा है टोटल, एंड नेगेटिव चार्ज भी -2 है, यानी कि इसका n फैक्टर बनेगा 2, ठीक है ना, क्योंकि +2 एंड -2 है तो इसका n फैक्टर बन जाएगा 2, ठीक है। हम लोग Al2SO4 थ्राइस देखते हैं, जब ये टूटेगा क्या होगा, यहां से ये टूटेगा तो हमें मिलेगा 2Al3 प्लस, और क्या मिलेगा 3SO4 2 माइनस बनेगा। तो यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 है, टोटल नेगेटिव चार्ज -6 बना उसका, ठीक है ना, तो इसका n फैक्टर आ जाएगा 6। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप सॉल्ट देखते हो तो आपको ये देखना है कि कितना पॉजिटिव एयर और नेगेटिव उसमें मैग्नीट्यूड उसका कितना बन रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। चौथे टाइप के जो कंपाउंड्स रहते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, जेईई नीट में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, उसमें क्या आपको देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो मैंने स्टार्टिंग में यहीं पर बोला था, एन फैक्टर का मीनिंग ही ये होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो हम लोग समझते हैं एग्जांपल लेकर, ठीक है। लाइक आपके पास KMnO4 है, आपने उसका मान लो कोई रिएक्शन करवाया एसिडिक मीडियम के अंदर, यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको यहां पर H+ लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर H+ दिखाया है एरो के ऊपर, यानी कि वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो यहां पर ये H+ दिखाया, अब ये क्या हो रहा है, ये Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो KMnO4 में, अब मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, KMnO4 में जरा ध्यान देना आप लोग, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आपको यहां पर यही देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बदल रहा है, ठीक है। तो Mn का यहां पर K का +1 बनेगा, Mn का मुझे ढूंढना है तो मैं X ले लेता हूं, और O का, तो O का कितना होता है, -2 रहेगा ना, तो O कितने है, यहां पर 4 है, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है, नहीं लिखा, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए देखते हैं, +1 -8 प्लस x इक्वल टू 0 आएगा, और x इक्वल टू -8 आ जाएगा तो +8 बन जाएगा, और +1 आ जाएगा तो -1, यानी कि यहीं पर आप उसको कैलकुलेट कर लोगे तो -7, उधर तो +7 आ जाएगा। तो यहां पर ये +7 था, और यहां पर ये क्या हो गया, +2 हो गया, यानी कि 5 के जितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, यानी कि जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जितना हुआ है, उसका जो चार्ज चेंज हुआ है, वही यहां पर बनेगा उसका एन फैक्टर। यहां पर इसका एन फैक्टर कितना होगा इस रिएक्शन में, तो होगा इसका एन फैक्टर 5। क्या बनेगा बच्चों, 5 बनेगा। चलिए अगर इसको हम लोग न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हैं, अगर ये न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है MnO2। अब यहाँ पर MnO2 है तो यहाँ पर Mn का चार्ज कितना बन के निकलेगा, तो Mn यहाँ पर x ले लो, 2 इंटू -2 करोगे आप इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, तो x -4 इक्वल टू 0, और कुल मिलाकर क्या होगा, x -4 आ जाएगा तो +4 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा इधर, +4 आ जाएगा। तो यहां पर कितना चेंज हुआ, अब यहां पर +7 है, और यहां आते आते +4 हो गया, यानी कि 3 जितना डिक्रीज हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये तो लेकिन न्यूट्रल मीडियम के लिए। जब ये बेसिक मीडियम में आता है, ठीक है, ये वाले बेसिक मीडियम OH- दिया है ना, तब इसका प्रोडक्ट बनता है K2MnO4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर उसके लिए गिनते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, K2MnO4 हम लोग देखेंगे, बराबर है। तो 2 के लिए, तो 2 के का क्या होगा, 2 इंटू +1, Mn का हमें ढूंढना है, मैंने x ले लिया, O का -2 होता है, लेकिन वो 4 है, ऊपर कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये +2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये +6 इतना है, +7 था, +6 हुआ, तो ये डिक्रीज तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ उसका जो चार्ज है वो ओनली 1 जितना चेंज हुआ, तो इसका यहाँ पर एन फैक्टर बन जाएगा 1, ठीक है बच्चों, इसका यहाँ पर एन फैक्टर बन जाता है 1। तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर को फाइंड करते हैं, और ये हमारे नॉर्मलिटी का टॉपिक ये था, ठीक है बच्चों। अभी आगे भी हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा, पर आप लोग क्या करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको रब कर लूंगा, और फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आज के जो टॉपिक्स है वो सारे कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड है बच्चों, तो इसका जल्दी से आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ हमारे आगे के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हमें पढ़ने हैं। आप ये बात नोटिस करोगे, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब आप मेरी नोट्स को टेक्स्ट बुक से कंपेयर करोगे तो वो टेक्स्ट बुक में कुछ टर्म्स नहीं दिए, लेकिन हमें ये करना जरूरी है, क्योंकि
इनके रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में, नीट में और गुडसेट में आते ही हैं, और ये आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लाइक यहां पर हमारा एक और नया टर्म जो है वो है नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी की फॉर्मूला क्या बनती है, एन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम बनता है। लेकिन इक्विवेलेंट के बारे में आपको मैं बता दूं इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आपको याद होगा आगे ही मैंने बताया, पढ़ाया हमने कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इसकी ये जो वैल्यू है वो मैंने यहां पर रख दी है, इंटू ये वी वॉल्यूम आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ईएम की वैल्यू क्या होगा, तो ईएम की वैल्यू इज इक्वल टू आएगा मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को रख देंगे, तो ये m0 इंटू एन फैक्टर आया इधर, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो मैं n इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन फैक्टर अपॉन m0 इंटू वी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर m इक्वल टू, अब देखो अब अगर ये हमें नॉर्मलिटी की फॉर्मूला मिल गई, लेकिन अब हमें क्या करना है, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी दोनों के रिलेटेड कोई एक टर्म को फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम होगा, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आप लोग को। यस, अब यहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज n इक्वल टू m। अब देखो ये वाली जो पूरी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू m। अब ये वाली पूरी वैल्यू यहां पर है कि नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू m आ गया कि नहीं, इनटू क्या आएगा n फैक्टर। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के रिलेटेड एक टर्म मिल गया, पूरा फॉर्मूला मिल गया। और ऐसा क्वेश्चन में पूछते हैं, क्या करते हैं जेई में, आपको मोलारिटी दिया होगा, आपको n फैक्टर दिया होगा, आपको सीधा नॉर्मलिटी फाइंड करना होगा। तो सब लोग क्या करते हैं, मोलारिटी पे से नॉर्मलिटी की फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, सब मेहनत करते हैं, बट हमारे पास यहां पर एक शॉर्टकट आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, नॉर्मलिटी को हम लोग एक और उसकी फॉर्मूला बनाते हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये यहां पर आ गया। इवन हमें एक और फॉर्मूला मिला, वो ये है, तो ये दोनों को मैंने इक्वल टू कर दिया। लेकिन यहां पर क्या है, मोलारिटी है, ठीक है। मोलारिटी की फॉर्मूला क्या बनती है, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम आएगा, बराबर कि नहीं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो यहां पर मैंने रख दिया मोल अपॉन वॉल्यूम, पर ये वॉल्यूम जो है बच्चों वो कट हो जाएगा। तो यहां पर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला नया बनेगा, दैट इज n इंटू एन फैक्टर, वेयर n इज इक्वल टू मोल्स एंड n फैक्टर होगा। यहां पर इक्विवेलेंट एंड मोल्स के लिए ये रिलेशन हुआ है बच्चों, इसका रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर बन गया इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा कंसंट्रेशन का टॉपिक है, टर्म है, वो है फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखना, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फॉर्मूल्स ऑफ सॉल्यूट्स, फॉर्मूल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूल यानी कि मैंने लिया है Fn अपॉन Vl हुआ, लेकिन Fn का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये आपके लिए नई बात, वेट अपॉन आएगा फॉर्मूला मास, ठीक है, वेट अपॉन फॉर्मूला मास। देखो बच्चों आप याद करो, मैं एक बात आपको लिखवाता हूं, जब हमने नॉर्मलिटी देखा था बच्चों, तो नॉर्मलिटी के लिए हमारे पास वहां पर जब हम नॉर्मलिटी लेते थे, तब आपने एक बात नोटिस की होगी, वहां पर हम लोग इक्विवेलेंट लेते थे, और इक्विवेलेंट के वैल्यू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास था, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जब हम मोलारिटी लेते थे, उसके लिए क्या था, उसके लिए हम लोग लेते थे मोल्स, यानी कि मैं उसको n लिखता हूं, तो वो क्या आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है, mm लिख दिया मैंने यहां पर। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटी लेते हैं, तो क्या आएगा, फॉर्मल मास, यानी कि आएगा, यहां पर हमने लिया है दैट इज Fn, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन फॉर्मल मास, ठीक है, और ये बन जाएगा फॉर्मूल्स Fn दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन Fm, W अपॉन Fm, ये हमने रखा, यहां पर हमें मिल गया ये। तो अब जरा ध्यान से देखना Fn की, लेकिन ये Fn जो था दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, ठीक है, वेट, क्योंकि ये हमें यहां पर मिल गया ये बात, ठीक है। अब आप याद रखना, यहां पर आपको ये जो फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी का वो मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम, लेकिन ये होना चाहिए लीटर्स में बच्चों, किस में होना चाहिए, लीटर्स में। अगर हम इसको ml में लेते हैं तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। अब आपको याद रखना है, कभी कभार आपको ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला मास और थियोरेटिकल फॉर्मूला मास अलग अलग हो सकता है, और वही बात मॉलिक्यूलर मास के लिए भी रहती है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अलग अलग हो सकते हैं, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज F इक्वल टू IM।
आई एम यानी कि आई मतलब कि आई फैक्टर, एम यानी कि मोलालिटी आएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है पीपीएम वेट पर वॉल्यूम एंड पीपीएम वॉल्यूम पर वॉल्यूम। पहले हम देखते हैं कि भाई परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ पीपीएम वेट पर वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। लेकिन अब हम परसेंटेज में फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम किस में फाइंड कर रहे हैं, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन फाइंड कर रहे हैं। तो मिलियन यानी कि 10⁻⁶ हो जाएगा, तो हम उसको 100 की जगह पर क्या करेंगे, 10⁻⁶ करेंगे। इजी है ना। चलो, तो वॉल्यूम में क्या होगा, ऊपर वेट था तो यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 10⁻⁶, क्योंकि पार्ट पर मिलियन है। चलिए, अब परसेंटेज वेट बाय वेट क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100 आ जाएगा। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, ये भी 11th में पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए मान लो कि भी हमारे पास कोई भी एक बीकर है, वो बीकर के अंदर मैंने बी सॉल्वेंट डाल दिया है और उसके अंदर ए सॉल्यूट डाल दिया मैंने, और दोनों को मिक्सअप करने के बाद मैंने सॉल्यूशन बनाया है। तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सेम वे एक्स बी है तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज टोटल मोल्स। अब याद रखना ये दोनों का जो टोटल होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 रहेगा वो बच्चों। वो क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। उसके बाद है मोलालिटी का टर्म अपना। मोलालिटी क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल अपॉन वेट इनटू केजी, वेट इन केजी सॉरी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो मैंने लगा दिया, तो वेट इनटू केजी। अब अगर मान लो ग्राम में है तो वेट इन केजी, और ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे अगर हम ग्राम में लेते हैं। तो अब याद रखना, कोई भी चीज को अगर हमने एमएल में लिया है वॉल्यूम को, या फिर हमने वेट को ग्राम में लिया है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करते ही है। और हमारा आखिरी टर्म है ये कॉन्सेंट्रेशन का, वो है पार्ट पर मिलियन वेट बाई वेट बच्चों, पार्ट पर मिलियन वेट बाई वेट। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ये वेट बाई वेट है तो उसके लिए ग्राम पर ग्राम ही आएगा, तो ग्राम पर ग्राम इनटू 10⁻⁶ आ गया। अब अगर यहां पर देखोगे तो वॉल्यूम था वी बाई वी, तो एमएल पर एमएल आया, और यहां पर क्या था, वेट बाई वॉल्यूम था तो ग्राम पर एमएल आया। ये एकदम याद करने के लिए इजी ट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो हमारे यहां पर सारे टर्म्स खत्म हो गए, एक बार झट से हम रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मलिटी का हमने मिल गया था भाई, क्या किया था हमने, डायरेक्ट हम दो चीजें देखते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर, जरा डेरिवेशन को ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, और इसको रीड भी कर दीजिएगा। इस पे से हमने एक और चीज ढूंढी थी, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर मिला था। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था f इज इक्वल टू क्या आएगा, वेट अपॉन फॉर्मूला मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर इसको हमने ml में लिया है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करते, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन के यहां पर आता है im, ठीक है, f इक्वल टू आई एम, आई वेर i इज इक्वल टू आई फैक्टर, यहाँ पर m जो है वो स्मॉल m है, यानी कि यहाँ पर ये मोलालिटी का काम करेगा, ठीक है। बाकी ये सारे टर्म्स तो आपने अभी किए हैं। तो आज के टॉपिक अगर आप देखोगे बहुत इजी टॉपिक्स थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने नोटिस किया होगा कि पार्ट्स पर मिलियन को मैंने काफी, यहाँ पर मैंने आपको कितने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 3 ppm आपको सिखाया यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप जब टेक्स्ट बुक के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला को डिराइव करके नहीं दिया, बट मैंने आपके लिए स्पेशली फॉर्मूला डिराइव किया। भले लेक्चर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन मैंने इसलिए डिराइव किया ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला कैसे बने हैं और आपको याद रखने में इजी हो जाए बच्चों, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पूरे चैप्टर का पहला जो पार्ट था वो था कॉन्सेंट्रेशन, वो खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आपको ये और इसके और आगे का जो बोर्ड मैंने भरा था वो सब कुछ 2-2 बार लिखना है, आपको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ठीक है। उसको लिखने के बाद और फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।